नमस्कार दोस्तों, ईरान के देश में भारी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। औरतें सड़कों पर आ गई हैं हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। बॉनफायर्स बनाकर हिजाब पर आग लगाई जा रही है। सरकार पूरी तरीके से हिल चुकी है। प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग करी गई, 31 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इंटरनेट को भी जगह जगह पर बंद कर दिया गया है और मास अरेस्ट किए जा रहे हैं लोगों के। क्या आप यकीन कर सकते हो, इन सारी चीजों की शुरुआत सिर्फ एक इंसिडेंट से हुई। हिजाब इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। ईरान की शहरों में deadly protests sweeping across that country after the death of a young Iranian woman. People are on the streets for a sixth day of protests. It's believed those protests have been عرض برخورد و تا جایی که کسی رو به مرگ بکشونه فکر कुछ दिन पहले ही 13 सितंबर की बात है। महसा अमीनी और उसका परिवार ईरान के कुर्दिस्तान रीजन से ईरान की राजधानी तेहरान में आ रहे थे अपने रिलेटिव्स को मिलने। करीब शाम का समय था। आते वक्त रास्ते में इन्हें एक पुलिस की गाड़ी रोकती है, लेकिन ये कोई आम पुलिस नहीं थी, ये मोरालिटी पुलिस थी। असल में बात क्या है, ईरान के देश में एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई गई है जिसका काम है ये देखना कि औरतें ढंग से कपड़े पहनने लग रही हैं या नहीं पहनने लग रही। ईरान में स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स हैं औरतों के लिए, जिसमें उन्हें कंपल्सरी हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनना पड़ता है पब्लिक में। अब ड्रेस कोड्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हिजाब नॉर्मली भी नहीं, बड़े टाइटली पहनना पड़ता है ताकि सारे बाल कवर्ड हो। और अगर कोई भी औरत जो पब्लिक प्लेस में घूम रही है वो ढंग से अपना हिजाब नहीं पहनेगी तो ये मोरालिटी पुलिस तैनात करी गई है इस ड्रेस कोड को इन्फोर्स करने के लिए। इमेजिन कर सकते हो, पूरी पुलिस फोर्स का काम ही यही है कि चेक करना कि औरतें ढंग से कपड़े पहन रही हैं रूल्स के अकॉर्डिंग या नहीं पहन रही। मतलब औरतों को बिल्कुल स्कूल जाती बच्चियों की जैसे ट्रीट किया जाता है। अपनी कहानी पर आए तो महसा अमीनी और उसके परिवार को मोरालिटी पुलिस रास्ते पर रोकती है और अपेरेंटली अमीनी ने ढंग से हिजाब नहीं पहन रखा था। उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग पुलिस उन्हें जबरदस्ती खींचकर गाड़ी से निकाल कर लेकर जाती है और पुलिस की गाड़ी में बिठाती है। उनके भाई कियाराश कोशिश करते हैं इंटरवीन करने की, पुलिस से बात करने की, लेकिन पुलिस उन्हें जवाब में कहती है कि उनकी बहन को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है 1 घंटे की री एजुकेशन के लिए। अमीनी के परिवार ने यह चीज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को बताई अकॉर्डिंग टू द ईरान वायर मीडिया वेबसाइट। इसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है जहां पर उनके भाई भी मौजूद थे इंटरोगेशन के दौरान। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमीनी के भाई का कहना है कि उन्हें चीखती हुई आवाजें सुनाई दी अंदर से। वो कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे और अचानक से उन्हें दिखता है कि बाहर एम्बुलेंस आई है। अमीनी को छुपके से कासरा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस कहती है कि अमीनी को हार्ट अटैक आ गया। इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि अमीनी यहाँ पर एक 22 साल की औरत थी और एक हेल्दी औरत थी। कितनी बार आपने ऐसा सुना है कि 22 साल की एक हेल्दी औरत को हार्ट अटैक आ जाए। उनके भाई कियाराश को बताया जाता है कि वो कोमा में है। अब करीब 2 दिन बाद 15 सितंबर को तेहरान की पुलिस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालती है, ये कहते हुए कि अमीनी के अरेस्ट होने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। उनके भाई कहते हैं कि सिर्फ 2 घंटे का समय बीता था उनके अरेस्ट होने से लेकर उनको हॉस्पिटल ले जाने के बीच तक। हॉस्पिटल के अंदर अमीनी कोमा के अंदर चली जाती हैं और अगले दिन 16 सितंबर को अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो जाता है, सिर्फ 22 साल की उम्र पर। इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आई विटनेसेस जर्नलिस्ट को बताते हैं जो उस दिन वहां पर मौजूद थे कि अमीनी को एक्चुअली में पुलिस की वैन में ले जाकर मारा पीटा गया। अमीनी के पिता अमजद अमीनी कहते हैं एक इंटरव्यू में कि वो श्योर हैं कि एक्चुअली में उनकी बेटी को मारा गया था। दूसरी तरफ ईरान की सरकार इन एक्यूजेशंस को रिजेक्ट करती है और ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है अहमद वहीदी, वो क्लेम करते हैं कि अमीनी को पहले से कोई बीमारी थी और मोरालिटी पुलिस के पास वैसे भी कोई हथियार नहीं होते जिससे मारा पीटा जा सके। लेकिन यहां पर कहानी में एक ग्रुप ऑफ हैकर एक्टिविस्ट मतलब वो हैकर्स जो एक्टिविज्म का काम करने लग रहे हैं, वो कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लीक करते हैं मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल को, जिसमें दिखता है उनकी स्कल का सीटी स्कैन, बोन फ्रैक्चर, हेमरेज और ब्रेन एडिमा। 17 सितंबर को हॉस्पिटल से एक सोर्स बताता है इस ईरान के मीडिया आउटलेट को कि उनके ब्रेन टिश्यू को देखकर यह चीज क्लियर थी कि अमीनी को सर पर मारा गया था कई बारी। जब अमीनी के ये सीटी स्कैन्स मीडिया में फैलते हैं, जनता में फैलते हैं, तो इसको लेकर बड़ी चर्चा होती है। सरकार के सपोर्टर कहते हैं कि ये सीटी स्कैन दिखाता है कि इन्हें बचपन में इनका कभी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। क्रिटिक्स कहते हैं कि सीटी स्कैन क्लियरली दिखाता है कि इन्हें मारा पीटा गया है। फिर यहां पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक बहादुर डॉक्टर की।
डॉक्टर हुसैन करमपुर, जो कि एक टॉप मेडिकल ऑफिसर हैं ईरान के एक सदर्न प्रोविंस के। वो फोटोज पब्लिश करते हैं अमीनी की जब वो हॉस्पिटल में मौजूद थी, जिसमें दिखता है कि उनके खून निकलने लग रहा है। वो कहते हैं कि ये सिम्टम्स क्लियरली दिखाते हैं कि ये कोई हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि उन्हें मारा पीटा गया था। डॉक्टर हुसैन एक चिट्ठी लिखते हैं मोहम्मद रईसजादे को, द प्रेसिडेंट ऑफ द इरानियन मेडिकल काउंसिल। उनसे कहते हैं कि सच्चाई से यहाँ पर बात करो, एक्ट ऑनेस्टली एंड करेजियसली टू क्लैरिफाई एंड रिवील द ट्रूथ। जनता के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाओ। ये सब होता देखकर सरकार अब एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज करती है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिखता है एक यंग औरत जमीन पर गिरने लग रही है पुलिस स्टेशन में। इस सीसीटीवी फुटेज को ईरान के सरकारी मीडिया चैनलों पर फैलाया जाता है। अथॉरिटीज कहते हैं ये जो औरत इस वीडियो में मौजूद है ये मासा अमीनी है, और ये देख सकते हो आप हार्ट फेलियर की वजह से एकदम से कैसे नीचे गिर गई। लेकिन अमीनी के पापा यहाँ पर कहते हैं कि ये वीडियो झूठा है। उन्होंने मांग करी थी पुलिस से कि इतने सारे और कैमरा मौजूद हैं। पुलिस के कोर्टयार्ड में एक कैमरा था, गाड़ी के अंदर भी कैमरे मौजूद थे। उन कैमरे की फुटेज क्यों नहीं दिखाते? पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं। प्रोटेस्ट बड़े होने लगते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी अपने कोंडोलेंसेस एक्सटेंड करते हैं मासा के परिवार को, एक फोन कॉल पर बात कर। यह होता है 18 सितंबर को। यह अश्योर करते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट में इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी और जो भी हुआ है सच सामने जरूर आएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये इशू इंटरनेशनली फैल चुका था। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से स्टेटमेंट्स आने लगती हैं। नादा अल नशीफ, जो कि अभी की यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, वो कहती हैं कि मासा अमीनी की हत्या को एक इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। वो हिजाब लॉ के खिलाफ कहती हैं कि अथॉरिटीज को औरतों को ऐसे टारगेट करना बंद कर देना चाहिए। अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एनजीओ है, वो भी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करता है इस इंसिडेंट में। प्रोटेस्ट की शुरुआत तो एक्चुअली में तभी हो गई थी जिस दिन अमीनी को हॉस्पिटलाइज किया गया था। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पर यह खबर फैली, ये वीडियोस फैले, प्रोटेस्ट और शहरों में स्प्रेड होने लगे। बहुत सी और औरतें खड़े होकर बोलने लगी कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। ये मोरालिटी पुलिस हमें भी खींच कर ले जाती है, मारती पीटती है, इंसल्ट करती है। कई और ऐसे वीडियोस आने लगे फिर सोशल मीडिया पर, जो औरतों ने अपलोड किया अपने खुद के दिखाते हुए कि कैसे उन्हें भी मिसट्रीट किया जा रहा है इस मोरालिटी पुलिस के द्वारा। कई ऐसे वायरल वीडियोस भी आए जहां पर पब्लिक में खड़े होकर औरतें अपने बाल काटने लग रही हैं और प्रोटेस्टर्स चीयर करने लग रहे हैं। बहुत सी औरतों ने अपने हिजाब को पब्लिक में उतारा और हिजाब पर आग भी लगा दी। नारे लगाए जाते हैं डेथ टू द डिक्टेटर और वुमेन लाइफ फ्रीडम के। जल्द ही ये प्रोटेस्ट एक वायलेंट मोड ले लेते हैं। अथॉरिटीज के द्वारा टीयर गैस और लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग पुलिस फायरिंग में मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, 500 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके रिटेलिएशन में एनोनिमस हैकर ग्रुप ईरान की 2 गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक कर लेता है। वो एक वीडियो रिलीज करता है कहते हुए कि ये जो वायलेंस औरतों के खिलाफ होने लग रहा है ईरान में, ये कई सालों से होने लगा। This is a message from Anonymous to the dictator Ibrahim Raisi and the Iran government. Violence against women is a cruelty that has been seen in Iran for years. Mahsa Amini is the last victim of the murderer Iranian state and the so-called morality police. मासा अमीनी लेटेस्ट विक्टिम है इस ईरानियन स्टेट की और सो कॉल्ड मोरालिटी पुलिस की। सेलिब्रिटीज के द्वारा भी सपोर्ट देखने को मिलता है। फेमस ईरानियन फुटबॉलर अली करीमी फोटो पोस्ट करते हैं मासा अमीनी के फेवर में। अब यहाँ पे इतिहास में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि ईरान में हमेशा से हिजाब पहनना कंपलसरी नहीं था। स्पेसिफिकली कहा जाए तो साल 1979 से पहले ऐसा नहीं होता था। 1979 में इस्लामिक रेबेलियन देखने को मिली थी ईरान में, और उससे पहले ईरान को रूल किया जाता था मोहम्मद रेजा के द्वारा। वो एक फॉरेन एजुकेटेड, सेक्युलर और मॉडर्न आउटलुक के आदमी थे। उन्होंने आजादी के फेवर में कई कदम उठाए थे, जैसे कि पॉलीगैमी को बैन करना, मिनिमम मैरिज एज को 18 ईयर्स तक कर देना। उनके समय में काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली थी। लेकिन ये सब बदल गया ईरान में साल 1979 में। इस रेवोल्यूशन के बाद मार्च 1979 में एक नया कानून पास किया गया कि वर्क प्लेसेस पर औरतों को हमेशा सर ढकना पड़ेगा। इसके एकदम बाद हजारों औरतें सड़कों पर उतरी थी ये नारे लगाते हुए कि हमने रेवोल्यूशन इसलिए नहीं करी थी ताकि हम बैकवर्ड्स चले जाएं। लेकिन हालत बद से बदतर हो गई जब साल 1981 में एक मैंडेटरी हिजाब लॉ पास किया गया ईरान में। इस कानून का आर्टिकल 638 कहता है कि औरतों के लिए ये गुनाह है पब्लिक में जाना या सड़कों पर जाना बिना हिजाब पहने।
इसके अलावा जो इससे पहले कानून बनाए गए थे पॉलीगैमी को बैन करते हुए और लीगल एज ऑफ मैरिज को 18 पर लाते हुए, उन्हें भी अबॉलिश कर दिया गया। हाल ही में जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी, उन्होंने 5 जुलाई को कानून पास किया था कि ये जो ईरान का हिजाब लॉ है इस पर नई रिस्ट्रिक्शंस लाई जाए। साथ साथ सरकार ने कहा कि कुछ औरतें ढंग से अपना हिजाब नहीं पहन रही हैं, तो इम्प्रॉपर हिजाब के खिलाफ भी एक क्रैकडाउन शुरू किया अपनी मोरालिटी पुलिस का इस्तेमाल करके। सरकार ने कहा कि औरतों को अब हाई हील्स और स्टॉकिंग्स भी पहनना अलाउड नहीं है, और यह भी मैंडेटरी करा गया कि औरतों को अपनी गर्दनों को और शोल्डर्स को कवर्ड रखना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि 1979 से लेकर आज तक कई बारी प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं हिजाब के खिलाफ औरतों के द्वारा। साल 2006 में वुमेन एक्टिविस्ट ने एक कैंपेन करी थी 1 मिलियन सिग्नेचर्स फॉर द रिपील ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेटरी लॉज अगेंस्ट वुमेन इन ईरान। इसके बाद साल 2014 में एक कैंपेन उठी थी जहां पर ईरानियन औरतें अपने फोटोज और वीडियोस शेयर कर रही थी पब्लिकली हिजाब लॉज को वायलेट करते हुए। ये एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट कैंपेन चली थी माय स्टेल्दी फ्रीडम करके। इसी से ही कई और मूवमेंट्स को भी इंस्पिरेशन मिली, जैसे कि व्हाइट वेडनेसडेज या फिर गर्ल्स ऑफ रेवोल्यूशन स्ट्रीट। तो हमेशा की तरह जैसे मैं कई पिछले वीडियोस में बताते आया हूं, कोई इतने बड़े लार्ज स्केल प्रोटेस्ट एक घटना की वजह से नहीं होते। ये एक घटना जो अभी हुई ये एक्चुअली में ट्रिगर पॉइंट थी कि इसको देखकर औरतों ने कहा कि बस बहुत हुआ, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है कि अब एक औरत की मौत हो रही है इन हिजाब लॉस की वजह से, अब और टॉलरेट नहीं कर सकते हम। लेकिन इससे पहले भी बहुत से एंटी हिजाब प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं ईरान में टाइम टू टाइम। इसी साल की बात करें तो 12 जुलाई को नेशनल हिजाब डे होता है। पूरे देश भर में उस दिन भी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिले थे जब औरतों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, दिखाते हुए कि कैसे वो पब्लिक में अपने हिजाब्स को निकालने लग रही है। ओवर द इयर्स इन प्रोटेस्ट की वजह से कई प्रोमिनेंट फिगर्स जेल भी जा चुके हैं, बहुतों को अरेस्ट भी किया जा चुका है, जैसे कि फरहाद मेसामी, एक मेडिकल डॉक्टर और एक्टिविस्ट जो अगस्त 2018 से जेल में बैठे हैं। 6 साल की जेल दी गई थी क्योंकि वो औरतों को सपोर्ट कर रहे थे हिजाब लॉ के अगेंस्ट। इसी महीने के शुरू में करीब 300 एंटी हिजाब रिंग लीडर्स को अरेस्ट किया गया एक ईरानियन ऑफिशियल के अकॉर्डिंग। अब ये पूरी हिजाब की कंट्रोवर्सी सुन के आपको एक और इंसिडेंट की याद आती होगी जो हाल ही में इंडिया में देखने को मिला था। हिजाब के ऊपर जो कंट्रोवर्सी इंडिया में हुई थी, इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, डिटेल्ड वीडियो, आप जाकर बाद में देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कर्नाटका में बैन लगाया गया था कि मुस्लिम स्टूडेंट्स हिजाब नहीं पहन सकती एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस बैन को अपहेल्ड किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी लिस्टिंग हुई तो कई समय तक ये हियरिंग चली और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना ऑर्डर रिजर्व कर रखा है। अब सुनकर ऐसा लगेगा कि ये दोनों केसेस बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक तरफ इंडिया में औरतें हैं जो राइट टू वेयर हिजाब चाहती हैं, वो हिजाब पहनना चाहती हैं, हिजाब पहनने के लिए लड़ रही हैं। दूसरी तरफ ईरान में औरतें हैं जो हिजाब को नहीं पहनना चाहती, वो हिजाब के खिलाफ लड़ने लग रही। लेकिन अगर आप गहराई से देखोगे इस प्रॉब्लम को तो ये दोनों इश्यूज एक्चुअली में सेम ही है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग लोग, अलग अलग सरकारें डिक्टेट करना चाहती हैं कि लोग क्या पहन सकते हैं, लोग क्या नहीं पहन सकते, और औरतें यहां पर आजादी चाहती हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगर वो हिजाब पहनना चाहें तो उसकी आजादी हो, अगर वो हिजाब ना पहनना चाहें तो उसकी भी आजादी हो। और इंटरेस्टिंग चीज ये नोट करने वाली है कि ऐसे कानूनों को लेकर हमेशा औरतों को ही ज्यादा सफर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आदमियों की बात करें इंडिया में, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि आदमी क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते, वो सिर्फ एंटी ऑब्सेनिटी लॉज में आती है। सेक्शन 292, 293, 294 ऑफ आईपीसी। इन्हीं सेक्शंस में केस किया गया था बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ जब उन्होंने बिना कपड़े के पोस्ट किया था एक मैगजीन के लिए। उनके खिलाफ जो कंप्लेन करी गई थी वो कंप्लेन बेसिकली ये कह रही थी, भाई जैसा भी जो भी कुछ पहनना है पहन ले, लेकिन कुछ तो पहन ले। लेकिन जब बात औरतों और लड़कियों पर आती है तो इतने सारे कानून और इतनी सारी नई रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जो आदमियों को नहीं देखने को मिलती। शुरुआत कर लीजिए पेरेंट्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी से। लोग कहते हैं लड़कियों को निक्कर मत पहनो, कॉलेज में नो शॉर्ट स्कर्ट्स प्लीज, सूट सलवार तो पहन ही लो, लेकिन अब चेस्ट के ऊपर भी चुन्नी जरूर लगा लेना। फीमेल टीचर्स को कहा जाता है कि वो जीन्स ना पहने। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में तो ये तक देखा गया है कि सलवार कमीज ना पहने टीचर, वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है, टीचर सिर्फ साड़ी ही पहने। इसके अलावा पंचायत की तरफ से ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं कि भाई लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती। ऐसे केसेस में आप सोचेंगे कि जो लोग कानून बनाते हैं, हमारा जो पॉलिटिशियंस है, कम से कम वो तो आजादी देंगे औरतों को, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करते। उनकी तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट सुनने को मिलती है। चीफ मिनिस्टर लेवल तक के पोजीशन पर ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं कि औरतें ये ऐसी फटी हुई जीन्स क्यों पहनने लग रही हैं अपने घुटनों पर, क्या वैल्यूज वो देंगी अपने बच्चों को। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार। यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कोट याद आता है,
I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. एक समाज या एक देश कितना प्रोग्रेसिव है ये चेक करने के लिए देख लो उस समाज या उस देश में औरतों ने कितना प्रोग्रेस किया है। वैसे बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, कुकू एफएम पर उनकी ये ऑडियो बुक आपको रेकमेंड करूंगा। बहुत डिटेल में जाती है उनके विचारों को लेकर। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां पर ढेर सारी ऐसी ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज पूरे साल भर के लिए, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए पूरे साल भर की कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो वुमेन पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें भी इस चीज को लेकर ट्रोल किया जाता है कि भाई शर्ट पैंट क्यों पहन ली। देश में करोड़ों औरतों के लिए जीन्स तो बहुत दूर की बात है, उनको तो एक्चुअली में अपने फेसेस को ढकने को कहा जाता है। बुर्खा लगा लो या घूंघट लगा लो ट्रेडिशन के नाम पर। फिर से इंटरेस्टिंग चीज ये देखने वाली है, कभी आदमी और लड़कों के साथ ये नहीं किया जाता। कभी आपने सुना है किसी गांव में लड़कों को कहा जाए कि तुम कुर्ता पजामा ही पहनो, कुर्ते पजामे में ही घूम सकते हो, या धोती कुर्ता ही पहनो, हमारा ट्रेडिशन है ये। आदमियों के साथ यही होता है कि वो जो पहनना चाहे पहन सकते हैं। जीन्स पहननी हो, बॉक्सर्स, निक्कर्स, टी शर्ट, कुछ भी पहनो। सारा जो ट्रेडिशन और कल्चर को मेंटेन करने का बर्डन है वो सारा लड़कियों और औरतों के कंधों पर ही डाला जाता है। कॉलेज प्रिंसिपल्स ऑर्डर इशू करती हैं औरतों को कि जीन्स नहीं पहननी, स्कूल में डिसेंसी मेंटेन करनी है। लेकिन जब कुछ औरतें कहती हैं कि हम अपना सर हिजाब से कवर कर लें तो कहते हैं कि नहीं नहीं, इतनी भी डिसेंसी नहीं चाहिए, ये थोड़ी ज्यादा डिसेंसी होगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि सुशील दिखना, शरीफ दिखना, संस्कारी दिखना, ये तो कहा ही जाता है औरतों को, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस में इसका बिल्कुल उल्टा भी कहा जाता है कि भाई औरतों को थोड़ा हॉट दिखना चाहिए। ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर फीमेल न्यूज एंकर से कहा जाता है कि छोटे कपड़े पहनो, टाइट कपड़े पहनो। कई एयरलाइंस भी सेम तरीके से कानून बनाती हैं औरतों के लिए, एयर होस्टेसेस के लिए, कि हमेशा हील्स पहननी पड़ेंगी एयर होस्टेसेस को, मेकअप लगाना पड़ेगा। ये चीज इतनी कॉमन है कि जब वर्जिन अटलांटिक, ब्रिटिश एयरवेज जैसी एयरलाइंस ने इस चीज को रोका तो एक खबर में छपा। कुछ ऐसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं जहां पर आदमी जब बीच वॉलीबॉल खेलेंगे तो वो शर्ट्स और शॉर्ट्स पहन के खेल सकते हैं, लेकिन जब वुमेन प्लेयर्स खेलेंगी तो उन्हें बिकिनी पहनना फोर्स किया जाता है। अब हम अपने हिजाब के इशू पर वापस आए तो जैसा मैंने पिछले हिजाब वाले वीडियो में भी बताया था कि एक और पर्सपेक्टिव यहाँ पर यह है कि हिजाब, सिर पर पल्लू, नकाब, बुर्खा या घूंघट, ये सब ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो पेट्रियार्कल सोसाइटी के रेजिड्यूज हैं। अक्सर कई औरतें इन्हें पहनती हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनकी खुद की मर्जी है, बल्कि सोसाइटी का प्रेशर होता है कि ये चीजें पहननी चाहिए। लड़कियों को कंडीशन किया जाता है कि अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो तुम अच्छी लड़की नहीं हो। तो ऐसे केस में इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इसका सोल्यूशन ये है कि एक फरमान इशू कर दिया जाए कल से हिजाब बंद? ये सोल्यूशन नहीं है। रिसर्च और सर्वे सजेस्ट करते हैं कि जब औरतों को एक्सेस टू एजुकेशन मिलता है तब वो खुद ही अपनी आजादी से अपने ऑप्शंस चुनती हैं। सिंपल सा लॉजिक है, लड़की पढ़ाई करेगी तो हिजाब छूट जाएगा, हिजाब की वजह से उसकी पढ़ाई मत छुड़वाओ। और यहाँ पर हमेशा की तरह ये भी एक्नॉलेज करना जरूरी है, कई वेल एजुकेटेड औरतें हैं जो खुद अपनी चॉइस से हिजाब पहनना चाहती हैं, और वो भी ठीक चीज है क्योंकि लड़कियों की खुद की चॉइस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। यहाँ पर ना तो औरतों को फोर्स किया जाना चाहिए हिजाब पहनने के लिए, ना ही उन्हें फोर्स किया जाना चाहिए हिजाब उतारने के लिए। ये मेरी राय है। यहाँ पर आपकी क्या राय है? यहाँ पर आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। मासा अमीनी की हत्या के बाद आगे ये प्रोटेस्ट क्या मोड़ लेते हैं और ईरान में क्या बदलाव आता है, ये तो टाइम ही बताएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ क्लिक करके ऐसे ही और सोशियो कल्चरल इश्यूज पर वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।